सरकार ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। सड़कों पर लोगों से द्वीप जेल के बारे में उनकी राय पूछी जा रही है। ये मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। ये वही जगह है जहां हम अपना कचरा फेंकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि मौत की सजा ही इस पूरी चीज का असली जवाब है। मैं हत्यारों के एक झुंड को पालने के लिए टैक्स क्यों दूं? मुझे ये एक अच्छा विचार लगता है। उन्हें एक दूसरे को मारने दो। इसके बाद टीवी पत्रकार सड़कों पर शूट की गई फुटेज की समीक्षा करते हैं। 3 साल पहले प्रथम श्रेणी हत्या के लिए मौत की सजा को निर्वासन से बदल दिया गया था और अब अपराधियों को सैन ब्रूनो द्वीप भेजा जाता है, जिसे जेल द्वीप के नाम से जाना जाता है। वहां से भागना असंभव है क्योंकि द्वीप चारों ओर बारूदी सुरंगों से घिरा हुआ है और नाव का एकमात्र रास्ता एक सैन्य विध्वंसक जहाज द्वारा सुरक्षित है। अब पत्रकार द्वीप के निवासियों पर एक नई फिल्म शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, बॉबी फार हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। $2 मिलियन की लूट में उसका साथी बॉबी बांटना नहीं चाहता था। हाँ, अरे मैं उसे जानता हूँ, ली फिलिप्स। उसने यूनाइटेड ट्रस्ट बैंक को धमकी दी थी। क्या उसने किया? हाँ, सैन फ्रांसिस्को में उसने एक बैंक की इमारत उड़ा दी थी। ओह, एजे थॉमस, उसने एक पुलिस वाले को मार दिया। ओह, बनी कैंपबेल, उसने अपनी माँ और पिता को आइस पिक से मार डाला। उसे ले सकते हैं। जॉय लैंग, उसने सिर्फ अपने पति को जहर दिया। एक पागल भी चाहिए। डॉक्टर नॉर्मन मिलफोर्ड, मर्सी किलर। अपनी पिछली फिल्म के किरदारों को याद करते हुए और उनकी तस्वीरें देखते हुए टीवी क्रू संतुष्ट महसूस करता है। नई फिल्म काफी अच्छी बननी चाहिए। इसी बीच एक और महिला जिसे द्वीप पर भेजे जाने की सजा मिली है, वहां लाई जा रही है। कार्मेन सिम्स, जज जूनियस क्ले के आदेश से तुम्हें सैन ब्रूनो अधिकतम सुरक्षा निरोध केंद्र में तुम्हारे प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए निर्वासन की सजा दी जाती है। कैलिफोर्निया दंड संहिता के शीर्षक 41 धारा 7 के अनुसार तुम्हें यहाँ कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाता है। यहाँ हस्ताक्षर करो। गुस्से में महिला कागज का टुकड़ा फेंक देती है और तुरंत डर के मारे चीखने लगती है। एक आदमी का शरीर लहरों में झूल रहा है। जब वो किनारे पहुंचती है तो उसे कई और कैदियों के शव दिखाई देते हैं जो कैद में मर गए थे। सिम रात के लिए वहीं रुक जाती है, इस बात से अनजान कि एक आदमी चट्टान से उसे देख रहा है। वो आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। फिर अजनबी किनारे उतर आता है। महिला एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। आदमी बताता है कि वो पहले डॉक्टर था, इसीलिए वो सभी नए आने वालों से मिलता है और उनकी जांच करता है। ये जंगली मिमोसा है। सूंघना चाहोगी? मुझे नशा नहीं करना। तुम्हारा नाम क्या है? कार्मेन। मेरा नाम मिलफोर्ड है। बाकी लोग पास ही एक कैंप में बसे हुए हैं और अब वहाँ लगभग 40 लोग बचे हैं। हालांकि जब वो पहली बार द्वीप पर आया था तब 75 थे और वहाँ ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। मैंने पानी में 2 शव देखे। वे वहाँ कैसे पहुँचे? इस द्वीप पर हर कोई कातिल है मेरे सिवा। मैं निर्दोष हूँ। हाँ, क्या हम सब नहीं हैं? डॉक्टर चला जाता है और कार्मेन किनारे सोने के लिए रुक जाती है। सुबह वो कैदियों के कैंप की ओर जाती है। जल्द ही वो देखती है कि लोग वर्दी जैसे कपड़ों में अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हुए हैं। उसी समय बॉबी, जिसने कैंप की कमान संभाल रखी है, अपनी झोपड़ी से अपने वफादार सहायक मंक के साथ बाहर आता है। वे कार्मेन को कैंप में प्रवेश करते देखते हैं। उनके चारों ओर कई पुरुष और केवल 3 महिलाएं हैं। बॉबी मंक को महिला को ले जाने का आदेश देता है। हाँ, तुम तो 3-4 को एक साथ संभाल सकती हो। अपने हाथ मुझसे हटाओ। मुझे नहीं पता तुम इस द्वीप पर आने से पहले क्या सोचती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सोचना है। टर्मिनल आइलैंड में स्वागत है बेबी। रोती हुई महिला को पीछे छोड़ते हुए मंक काम शुरू करने का आदेश देता है। सभी चले जाते हैं। शाम को महिलाएं अपनी झोपड़ी में लौटती हैं और कार्मेन को एक चटाई पर लेटा हुआ पाती हैं। महिलाओं में से एक बनी उस पर हमला करती है और उसे जमीन पर घसीट ले जाती है। उलझी हुई कार्मेन समझ नहीं पाती कि उसने क्या गलत किया। जॉय समस्या समझाती है। ये सब क्या था? तुम उसकी जगह पर लेटी हुई थी। ठीक है, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं ये कोना ले लूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों नहीं? वो भी उसी का कोना है। गुस्से में कार्मेन कहती है कि वो यहाँ से चली जाना चाहती है क्योंकि ये रहने की व्यवस्था उसे पसंद नहीं है। लेकिन बाहर निकलते समय 2 आदमी उसे धक्का देकर वापस अंदर भेज देते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और यहाँ सब कुछ इस तरह क्यों चल रहा है। हमें यहाँ सुअरों की तरह क्यों बंद किया गया है? क्योंकि हम खुले घूमने के लिए बहुत कीमती हैं। कीमती? महिलाएं उसे समझाती हैं कि वो विशेष सुंदरियों में शामिल हो गई है जिन्हें काम करने के अलावा सभी पुरुषों के करीब भी रहना पड़ता है। लेकिन कार्मेन किसी के आदेश मानने वाली नहीं है। वो बॉबी से निपटने का वादा करती है और दूसरी सुंदरियों को उससे सावधान रहने की सलाह देती है। अंत में वो उस महिला को चेतावनी देती है जिसने उसे चटाई से धक्का दिया था। एक और आवाज निकाली, मिस फ्रीक, तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी जो मैंने अपनी पिछली सेलमेट के साथ किया था जब वो मुझ पर झुकी थी। क्या सच में? उसके रवैये के बावजूद अगले दिन कार्मेन ली के साथ एक हार्नेस में बंध जाती है और बाकी लोगों के साथ मिलकर सब्जियों के खेत में हल चलाना शुरू करती है। महिलाएं खुद को घोड़ों की तरह हल से खींचती हैं। जब
प्रभारी आदमी देखता है कि मजदूर थक गए हैं तो वो उन्हें थोड़ी देर का आराम देता है और हट जाता है। कार्मेन समझ नहीं पाती कि महिलाएं ऐसा व्यवहार क्यों सहती हैं। क्या किसी ने कभी उनका विरोध करने की कोशिश की है? हाँ, वे या तो मर चुके हैं या चले गए हैं। कहाँ चले गए? कुछ लोग भाग निकले, वे कहीं छिपे हुए हैं। हाँ, वे अभी भी जिंदा हैं। शायद मैं भी उनके साथ चली जाऊं। तुम्हें क्यों लगता है कि वे यहाँ के इन घटिया लोगों से बेहतर हैं? जब महिलाएं बात कर रही होती हैं तो एक मजदूर पानी मांगता है, लेकिन वो आदमी पानी उसके चेहरे पर डाल देता है। सबसे छोटा आदमी चीनो उस पर तरस खाकर उसे पानी देता है, जिसके बदले उसे तुरंत नेता द्वारा मारा जाता है। चाकू की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे बॉबी और मंक के आने से रोका जाता है। ठीक है, बकवास बंद करो। चीनो चला जाता है और महिला को उसकी सजा मिलती है। खेत का काम इन महिलाओं के लिए ठीक नहीं लगता, उनका ध्यान भटक जाता है। आज दोपहर से तुम लोग एक गोदाम बनाने में मदद करोगी, शायद इससे तुम्हारा ध्यान का रहेगा। महिलाओं को निर्माण कार्य में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें मिट्टी गूंथनी होती है और भारी पत्थर उठाने होते हैं। कार्मेन के हाथ जल्दी ही छिल जाते हैं और डॉक्टर उसकी मदद के लिए आता है और उसके हाथों पर पट्टी बांध देता है, लेकिन कार्मेन उसकी मौजूदगी से बिल्कुल खुश नहीं होती। तुम मुझे बता सकते थे कि यहाँ कैसा है और मैं यहाँ नहीं आती, मैं छिप जाती। देखो, वहाँ बाहर अकेले रहोगी तो मर जाओगी, कम से कम यहाँ जिंदा हो। तभी मंक आ जाता है और कार्मेन को वापस काम पर लगाने का आदेश देता है। शाम को महिलाएं अपनी झोपड़ी में लौटती हैं, लेकिन मंक सबके लिए नाइट शिफ्ट की घोषणा करता है। ज्यादा आराम मत करो, आज रात हर कोई काम करेगा। सुबह होती है, महिलाएं खाना परोस रही होती हैं, जब एक मजदूर उस आदमी को धक्का देता है, जिससे उसकी प्लेट गिर जाती है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका अंत उस बदकिस्मत आदमी की मौत से होता है और उसका शव समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसी दौरान महिलाएं कपड़े धो रही होती हैं। क्या तुमने कभी बनी को बोलते सुना? नहीं, उसने तब से बोलना बंद कर दिया जब उसने अपने माँ बाप को मारा। मुझे हैरानी है क्यों उसने हमें कभी नहीं बताया। अचानक भागे हुए कैदियों का एक समूह, जो बॉबी के नियमों के तहत नहीं रहना चाहता, पहरेदारों पर हमला करता है। सुरक्षा हटाने के बाद वे महिलाओं को अपने साथ ले जाते हैं। बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि बॉबी बहुत गुस्से में होगा। उस शाम भगोड़े आग के चारों ओर बैठते हैं, ताज़ा शिकार खाते हैं और बॉबी के गुस्से में जलने की कल्पना करते हैं। सुबह पुरुष आगे कहाँ जाना है और महिलाओं के साथ क्या करना है, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कार्मेन बॉबी के कैंप में लौटने से इनकार कर देती है। मुझे फिर से कोई पिंजरे में नहीं डालेगा। लेकिन दूसरी महिलाएं भी इस फैसले से सहमत नहीं होती। वे समझती हैं कि ये समूह बॉबी के गिरोह से बहुत छोटा है और खुली लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। समूह बढ़ जाता है। बाद में जब जॉय तीरंदाजी का अभ्यास कर रही होती है, ली को धारा में एक अजीब पत्थर मिलता है। तुम्हारी बारी। 1 मिनट, तुम्हें पता है ये क्या है? सोचने दो। एक पत्थर, ये नाइटर है। इससे हम पोटेशियम नाइट्रेट निकाल सकते हैं। बढ़िया, अगर इसे सल्फर और चारकोल के साथ मिलाएं तो हम बारूद और काफी घातक हथियार बना सकते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो? अरे जान, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। इसी बीच कार्मेन एजे के लिए एक जड़ी बूटी लाती है, जिससे जहर बनाया जा सकता है। उसने ये नुस्खा अपनी दादी से सीखा था, जो वुडू की उपासक थीं, और वो एक घातक मिश्रण तैयार करने के लिए तैयार है। वो आदमी का चाकू लौटा देती है, हालांकि वो उसे आत्मरक्षा के लिए देने की पेशकश करता है, लेकिन कार्मेन किसी और बात को लेकर ज्यादा चिंतित है। एजे, हाँ, तुम हमें बॉबी से दूर क्यों ले आए? मुझे अकेले मछली पकड़ना पसंद नहीं। बनी को भी एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो उसके साथ दयालुता और सम्मान से पेश आता है। वो उससे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने को कहता है, जबकि वो उनके खाने के लिए शिकार करने जाता है। उसी समय बॉबी के कैंप में वो गुस्से से उबल रहा होता है और मंक को भगौड़ों को ढूंढने और महिलाओं को वापस लाने का आदेश देता है। इसी बीच इजी जॉय को कुछ जंगली शहद देता है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस सॉस को फिर से बनाऊंगा। ये क्या है? वो रॉयल जेली है। अगर वो तुम्हारे शरीर पर लग गई तो वे मधुमक्खियां तुम्हें पूरी तरह ढक लेंगी। वहीं उस ठूंठ में उनका पूरा छत्ता है। कितना अच्छा। बाद में वो महिला टाइलर को उस जगह ले जाती है जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है। वो उसे शहद चखने के लिए बुलाती है। हाय हाय, वो थोड़ी सी मिठास निकालती है और उसे मालिश करती है, फिर छत्ते पर थप्पड़ मारती है। गुस्सैल मधुमक्खियां शहद से ढके आदमी पर झुंड बना लेती हैं। उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है और बचने के लिए वो पानी के एक गड्ढे में कूद जाता है, जबकि जॉय खिलखिलाकर हंसती है। जब दूसरे आदमी उस बदकिस्मत प्रेमी पर हंस रहे होते हैं, तभी बॉबी के लोग कैंप पर हमला कर देते हैं। कॉर्नेल मॉन्क से लड़ता है, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। मुझे थोड़ा समय दिलाओ। ठीक है। अरे भाई, कुछ ढूंढ रहे हो? पीछा करने वालों को रोकने के बाद वो समूह से जा मिलता है और वे सब जंगल में गायब हो जाते हैं। पीछे जाल बिछा देते हैं। पीछा करने वालों में से एक आदमी उस जाल में मर जाता है। मॉन्क बॉबी को रिपोर्ट करता है कि उनके कुछ आदमी मारे गए हैं और वो बाकी लोगों को पकड़ने में नाकाम रहा। इस बीच भगोड़ों के कैंप में घायलों में से एक की हालत बिगड़ती जा रही है।
क्या वो तैयार है? हाँ, ऐसा मत करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो, मैं यहाँ बैठकर उसे खून बहते हुए मरते नहीं देख सकता। एजे एक हताश कदम उठाने का फैसला करता है। बाद में एजे डॉक्टर को लेकर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुबह समूह अपनी स्थिति पर चर्चा करता है। वे हमेशा द्वीप पर भागते फिरते नहीं रह सकते, जिसका मतलब है कि उन्हें बॉबी और उसके गिरोह से छुटकारा पाना होगा। उनमें से कोई भी कभी द्वीप से बाहर नहीं जा पाएगा और कोई भी अपनी पूरी जिंदगी छिपते हुए नहीं बिताना चाहता। मैं ही अकेला था जिसने उसका सामना किया, और ऐसा करते हुए मेरी जान जाते जाते बची। महिलाएं भी अपने दुश्मनों को खत्म करने के विचार का समर्थन करती हैं। ये रहा जादूगरनी का काढ़ा। ये चीज कितनी तेज है। इनमें से एक भी अगर तुम्हारे अंदर गया तो तुम लगभग 10 सेकंड में मर जाओगे। ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा। बस ये पक्का कर लेना कि फूंकना है, चूसना नहीं। बाद में समूह मरे हुए आदमी को दफन करता है और डॉक्टर नई दल के साथ रहने का फैसला करता है। इस बीच बॉबी के कैंप में एक कैदी एक साधारण रेडियो बना रहा होता है और बॉस सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। उसी समय ली और कुछ आदमी बारूद बनाना शुरू करते हैं। जरूरी चीजें पीसने के बाद वे उन्हें बोतलों में भर देते हैं। अब बस फ्यूज जलाना और फेंकना बाकी है। लो, पकड़ो। हंसी, संगीत, झुको। इसी दौरान बॉबी के लोग बनी को झरने के पास ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पीछे रह जाता है और इजी की कुल्हाड़ी का शिकार बनता है। उसी पल बॉबी रेडियो सुन रहा होता है। ये क्या है? पिकेट जहाज। वे सुबह सप्लाई ला रहे हैं। ये तो एकदम परफेक्ट है और वो सब कुछ बहुत आसान बना देगी। इस बीच बाकी लोग बनी के निशान का पीछा करते हैं और देखते हैं कि उसे समुद्र किनारे खंभों से बांधकर चारे की तरह रखा गया है। महिलाएं मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन समझ जाती हैं कि वे डाकुओं से नहीं निपट सकती। तभी एक पुलिस की नाव द्वीप के पास आती है। बॉबी और उसका गिरोह चट्टानों में छिप जाता है। वे क्या उतार रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? जब पुलिस किनारे सप्लाई के बक्से उतार रही होती है तो उनमें से एक आदमी उस औरत की मदद करने जाता है। वो भाग जाती है। उसी पल बॉबी का एक आदमी तैरकर नाव तक पहुंचता है, अफसर को मार देता है, उसकी राइफल छीन लेता है और समुद्र तट पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। बॉबी के डाकू हथियार उठा लेते हैं। एक आदमी नाव पर पहरा देने के लिए रुकता है, जबकि बाकी लोग कैंप की ओर लौट जाते हैं। इसी दौरान एजे का समूह हालात पर चर्चा करता है। इसीलिए हमें डराया धमकाया जाता है। हम पास कैसे जाएं बिना गोली खाए? वैसे ही जैसे उन्होंने किया। तुम पानी में सांप की तरह तैर सकते हो। उसी समय बॉबी एक ऐसे आदमी को गोली मार देता है जिसने उसका विरोध करने की हिम्मत की। यहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है सिवाय इस बंकर में पड़े इन हथियारों के। किनारे पर वापस इजी नाव के पहरेदार को बंदूक के कुंदे से मार देता है। वो डाकू मर जाता है और अब समूह के पास एक पिस्तौल और एक नाव होती है। कुछ पेट्रोल मिला है। मेरी बाइक तो मेरे पास नहीं है। हाँ, ले आओ, हम लड़ाई में जा रहे हैं और ये बहुत तेज जलता है। इसका क्या? ये बहुत भारी है और वे किसी भी मिनट वापस आ सकते हैं। उसी वक्त डॉक्टर बनी को देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। अचानक लड़की बोलने लगती है और घर जाने की गुहार लगाती है। कैंप में वापस बॉबी मॉन्क पर कायरता का आरोप लगाता है। मॉन्क उसे याद दिलाता है कि पिछले महीने उनके बहुत ज्यादा आदमी मारे गए हैं। वो उन लोगों से डरने लगा है जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। तुम डरे हुए हो मॉन्क? तुम्हें लगता है वे अब हमारे पीछे आएंगे, है ना? आएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वे समझदार और ताकतवर हैं। हमारे अलावा अब वही सबसे ताकतवर बचे हैं। उस रात अलाओ के पास डॉक्टर बताता है कि उसे एक ऐसे मरीज की लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए सजा दी गई थी जो पहले ही मर चुका था और वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था। मैंने उसकी पत्नी की इजाजत से ऐसा किया था। मुझे एक गैर कानूनी तकनीकी आधार पर दोषी ठहराया गया। सुबह समूह बॉबी के कैंप की ओर बढ़ता है, लेकिन वो खाली मिलता है। वो हमारा इंतजार कर रहा है। बॉबी? हाँ। तुम्हें कैसे पता? कैंप को देखो, कहीं जिंदगी का कोई निशान है? वे कहाँ हैं? शायद तंबुओं के पीछे छिपे हैं। शायद उनका अपना कोई प्लान है। लेकिन इससे समूह का इरादा नहीं बदलता। सब अपने अपने तय स्थानों पर चले जाते हैं। महिलाएं पेट्रोल के कनिस्तर और घर में बने हथियार तैयार करती हैं। पुरुष हमले के लिए तैयार होते हैं। जॉय बनी को निर्देश देती है, जबकि टाइलर बॉबी के बंकर तक जाने वाली पाइपों में ईंधन डालता है। ठीक है बनी, जब हम ये हिलाएं तो तुम डिब्बे खोलना, इसे जलाना और नाली में फेंक देना। अब हमें निराश मत करना। शुभकामनाएं। सबसे पहले एक शौचालय फटता है जिसके अंदर एक डाकू होता है। फिर हथियार झोपड़ियों में उड़ते हैं।
कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉबी और मॉन्क पकड़े गए हथियारों से जवाबी फायर करते हैं। गोलीबारी के दौरान कॉर्नेल मारा जाता है। बॉबी गोदाम से गोली चलाता रहता है और ली एक हथियार उठाकर बंकर की ओर दौड़ती है। एक विस्फोट होता है, लेकिन बॉबी बच जाता है और महिला को पीठ में गोली मारकर मार देता है। घायल मॉन्क किसी तरह बॉबी के बंकर तक पहुंचता है। बॉबी, दरवाजा खोलो। अब दोनों साथ में गोली चला रहे होते हैं, लेकिन मॉन्क इस बात से परेशान होता है कि बॉबी बहुत ज्यादा गोलियां बर्बाद कर रहा है। जॉय घबराकर कपड़ा हिलाती है, लेकिन बनी सदमे में होती है और याद नहीं कर पाती कि उसे क्या करना है। वो घायलों की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन खुद ही गोली लगने से गिर जाती है। फिर डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता है, उसे सुरक्षित स्थान ले जाता है, पाइपों तक पहुंचता है, नालियों में पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। बॉबी को बहुत देर से समझ आता है कि क्या हो रहा है। विस्फोट बंकर को चीर देता है और वो तुरंत मर जाता है। कैंप में फिर से शांति और सुकून लौट आता है। मैं कितना खुश होऊंगा 4 महीने बाद, क्योंकि बच्चा आ जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं इस घटिया बकरी के दूध को पीना बंद कर सकूंगा। लोग अपनी दिनचर्या में लौट आते हैं और अब अंधे हो चुके मॉन्क को भी काम दे दिया जाता है। एक दिन एक पुलिस की नाव किनारे लगती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। वे उसे बताते हैं कि उसका मामला दोबारा खोला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मिलफोर्ड मर चुका है। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे फिर से मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, शायद दोबारा यहीं आ जाऊं। हाँ, मुझे पता है क्यों। मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। ली सही थी, अब यही घर है। एक नई महिला किनारे उतरती है और डॉक्टर और बनी को उसे जेल द्वीप में स्वागत करते हुए सुनती है। नमस्ते, तुम कौन हो? मैं डाना हूँ। टर्मिनल आइलैंड में स्वागत है।